प्रिया की मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। जब वह घर की बालकनी में खड़ी होकर पौधों को पानी देती तो पड़ोस की औरतें उसे देखकर कहतीं, देखो कितनी सुलझी हुई बहू है रमेश की, हमेशा मुस्कुराती रहती है। दफ्तर में भी प्रिया की छवि एक समझदार और शांत स्वभाव की औरत की थी। उसके साथी उसकी तारीफ करते, प्रिया तुम्हारा धीरज देखने लायक है, कभी गुस्सा नहीं होती। प्रिया मुस्कुरा देती। वह क्या बताती कि यह मुस्कान उसने अभ्यास से सीखी है। यह मुस्कान उसका हथियार थी जिससे वह दुनिया को यह दिखाती थी कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है। लेकिन था क्या? प्रिया 26 साल की थी। शादी को 4 साल हो चुके थे। उसकी एक बेटी थी आरा, जो 3 साल की थी। प्रिया एक निजी कंपनी में लेखाकार थी। पढ़ाई में वह हमेशा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। उसने वाणिज्य में स्नातक लेकिन मेरे लिए हर बात पर और चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा मुझे समझ नहीं आता था कि यह फर्क क्यों है, पर पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। जब रमेश का रिश्ता स्कूल में मैं पढ़ाई में रमेश एक सरकारी टीचर अक्सर मेरी तारीफ करते थे। अच्छी तनख्वाह, मुझे गणित और विज्ञान पसंद था। सुशिक्षित, मैं सोचती थी कि बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी या इंजीनियर साल सब। लेकिन घर में जब मैं अपने सपनों की बात करती शायद तो माँ कहती समय लगता है, लड़कियों को इतना पढ़कर क्या करना। रमेश अंत में तो शादी करके ससुराल ही जाना है, पर कौन नहीं। ये बातें मेरे दिल में छुपी थी। अपने आप को समझाया, लेकिन मैं चुप रह जाती। फिर आरा का जन्म हुआ। धीरे धीरे मैंने भी बेटा चाहिए, सपने देखना कम कर दिया। उसने कभी किताबों में मुझे सुकून, पर उसकी आंखों में वहाँ की दुनिया अलग दिखती थी, जहाँ लड़कियां भी अपने सपने पूरे कर सकती लगाया और खुद घर में मेरी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। आरा को कभी रसोई का काम, सफाई, छोटे भाई बहनों की देखभाल उसे नहीं चाहते, सब कुछ मुझे सिखाया। धीरे धीरे प्रिया ने सीखा। बड़ी हो रही दरवाजे बंद, अब यह सब सीखना जरूरी जाता है। दादी कहती, सुबह रमेश नाश्ते की मेज पर बैठता। मेरे भीतर कहीं एक सवाल था, उसका क्या मेरा होना बस इतना ही है? अगर वह अखबार जब मैं 10वीं में थी तब मेरी सहेली नेहा को उसके परिवार ने उसके सामने आगे पढ़ने की इजाजत रसोई में चली जाती। उसकी शादी तय कर तैयार करना, दफ्तर जाना, रोती रही। शाम को वापस मिन्नतें करती रही, बनाना, लेकिन किसी ने नहीं सुना। प्रिया की दिनचर्या मैंने उसे जाते हुए देखा और हर समय 12 वर्षों की जिंदगी का गलती न हो जाए, उसकी आंखों में खाने में नमक कम या उस दिन मैं बहुत डर गई। कहीं मुझे लगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए, आरा रो न। मैंने पढ़ाई पर और ध्यान देना शुरू किया। प्रिया मैं चाहती थी कि कम से कम 12वीं तो, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़, लेकिन मुझे पता था रमेश का भी किसी की मेहरबानी पर निर्भर था, ऊंची हो मेरे अधिकार पर नहीं। फिर घर में रिश्तेदार आते तो मुझे देखकर कहते, और बड़ी हो गई है। प्रिया ने सीखा तो इसकी शादी की बात सोचने बड़ा कवच है। मैं सिर झुकाए खड़ी रही तो दुनिया को मुझसे कभी नहीं पूछा गया कि मैं क्या चाहती। अगर वह हंसती रही, मेरी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग करते, भीतर से वह टूट और मुझे बस मान लेना। रात को जब आरा सो जाती, धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि मेरा होना चला जाता, मेरी इच्छा से ज्यादा रसोई में बैठ दूसरों की जरूरतों और खामोशियों पर टिका। वह अपने आंसू पहुंचती। मैं एक बेटी थी, वह खुद से जिसे बस अच्छी बेटी बनना सिखाया जा रहा था। मैं क्या गलत कर रही हूं? अच्छी बेटी का मतलब पर जवाब नहीं, चुप रहना, मान लेना से उसी मुस्कान और अपने सपनों को किसी दराज में बंद कर देना। फिर से दिन शुरू। मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद था। पड़ोस की औरत जब भी मुझे थोड़ा सा समय मिलता मैं अपनी ड्राइंग बुक निकाल लेती। रमेश कागज पर रंगों से मैं अपनी दुनिया रचती। मुस्कुरा देती। खुला आकाश, क्या फायदा बताने, बिना दीवारों के घर, उड़ती हुई चिड़िया। दफ्तर में उसकी कभी कभी एक लड़की कभी पूछती, जो किताब लिए किसी पेड़ के नीचे बैठी होती, कुछ परेशान लगा। वह लड़की मैं ही थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद वह मैं बनना चाहती हुए कहती। मेरे चित्रों में आजादी, थोड़ी थकान, खुलापन था, जो मेरी असली जिंदगी में नहीं। दफ्तर दोनों संभालना, हर रंग एक सपना था, हर रेखा एक इच्छा। और लेकिन माँ को यह पसंद नहीं था। प्रिया ने अपने आप जब भी वह मुझे चित्र बनाते हुए देखती, कहती, शादी के बाद ये सब छोड़, काम सीख, इससे क्या होगा? ससुराल में कोई तुम्हारे चित्र नहीं पूछेगा, सीखो। मैं उनकी बातें सुनकर चुप हो जाती। यही और, लेकिन मेरे हाथ रंगों को छोड़ने को तैयार नहीं होते। उसने समझौता किया। चुपचाप मैं अपने चित्र मेज की दराज में समझौते के साथ उसका वहाँ मेरे सपने थोड़ा धीरे धीरे जमा होते जा रहे। हर बार जब उसने अपनी इच्छाओं को दबाया तो लेकिन उसकी आत्मा थोड़ी और सिकुड़ गई। लेकिन मुस्कान, स्कूल में आर्ट की टीचर सुमन मैम, प्रिया जानती अक्सर मेरी तारीफ। अगर मुस्कान गायब हुई तो उन्होंने एक बार मुझसे पता चल जाएगा तुम में, अगर लोगों को पता चला तो अगर तुम इसे आगे बढ़ाओ और सवालों के जवाब देना कुछ कर सकती, उससे ज्यादा मुश्किल। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक उम्मीद जागी। दुनिया ने सोचा कि शायद मैं पड़ोसियों के आगे चलकर कला की रिश्तेदारों के सामने। मैंने घर में इस बारे में बात करने की हिम्मत जुटाई। एक दिन खाने की मेज पर मैंने जब अंधेरा हो जाता, पापा तो वह अपने मुझे चित्रकला में बहुत रुचि है, क्या मैं आगे इसमें पढ़ाई कर सकती हूँ? क्योंकि अगर पापा ने अपनी प्लेट से नजर उठाकर मुझे देखा
और फिर कुछ पल की चुप्पी के बाद बोले कि पहले वह कैसी थी। ये सब कॉलेज में वह कितनी जीवंत थी, लेकिन इसमें भविष्य नहीं है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ध्यान देती थी। 12वीं अच्छे नंबरों से की सलाहकार फर्म खोलना। मेरे भाई ने बीच में कहा, वह दुनिया देखना चाहती। तुम्हें तो शादी ही करनी है, पर अब क्या करोगी इतना पढ़कर? धुंधले पड़ गए। मैं कुछ नहीं बोली। अब बस मेरे गले में कुछ ही अटक सा गया था। मैं उठकर किसी तरह रसोई में चली गई और बर्तन धोने रात गुजार देना। आंसू बहते रहे, जिंदा रहे, और मैं उन्हें पानी के साथ प्रिया ने आईने में खुद को देखा। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, चमक नहीं थी जो क्या सपने देखना मेरा अपराध। उसके चेहरे पर एक क्या चाहत रखना गलत जो नींद से नहीं जाती। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरी जगह कहाँ है। झूठी मुस्कान। धीरे धीरे मैंने चित्र बनाना कम कर दिया। शिक्षा का क्या फायदा हुआ? घर के काम बढ़ते, उसने इतना पढ़ा, रोटी बेलना, सब्जी काटना, फिर भी आज कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, असहाय, सब कुछ मुझे सिखाया जाने लगा। कॉलेज के दिन बहुत अलग। माँ कहती, वह क्लास ससुराल में सब काम आना चाहिए, वरना लोग क्या जवाब देती थी। मुझे यह समझ नहीं आता था कि लोगों की राय मेरी खुशी से ज्यादा क्यों मायने रखती है। उसकी सहेलियां उससे नोट्स क्योंकि बोलने का कोई फायदा नहीं था। परीक्षा से पहले सब मेरी सहेली प्रिया को उसके पिता ने कॉलेज भेजने का फैसला किया। उसे बीकॉम में दाखिला मिल गया। पहचान है, मैं उससे बहुत खुश थी, लेकिन अपने लिए प्रिया ने भी महसूस अव्वल स्थान प्राप्त किया था। मैं सोचती उसके पिता काश मेरे घर में भी कोई मुझसे मेरी बेटी कुछ बने करना चाहती। वे गर्व से कहते थे। एक दिन मैंने अपनी पुरानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा उसमें बने चित्रों को देखकर मुझे अपना बचपन याद। छोटी कंपनी में काम, वह समय जब मैं सोचती थी कि मैं कुछ बन सकती हूँ, कि वह अपनी सलाहकार फर्म वह सपने धुंधले पड़ने लगे रूप से। मैंने वह बुक वापस दराज में रख दी। रमेश मेरे सपने भी उसी दराज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी अंधेरे में चुपचाप, तो किसी से कुछ कहे बिना। वाह, उस रात मैंने सोचा है शायद सपने देखना मेरी गलत नजरिया बदलने लगा। शायद मुझे शुरू से ही यह समझ लेना चाहिए था कि मेरे लिए जिंदगी का मतलब अब बस इतना ही है। इतनी पढ़ाई की जरूरत, काम और किसी समझाने की कोशिश करती। मेरी अपनी खुशी का कोई मतलब नहीं था। परीक्षा नजदीक, मेरी उम्र 18 साल की हुई तो घर में शादी की बातें तेज हो भी। देखो कभी रिश्तेदार आते और मुझे देखकर कहते, खाना भी तो ब्याह योग्य हो गई आजकल। मैं सिर झुकाए अपनी पढ़ाई के घंटे कम कर, जैसे कोई सामान हो जिसका मूल्यांकन हो रहा और पढ़ाई कई रिश्ते छूट गई। हर बार लड़के वाले माँ बन गई हो, मुझे सजा कर बिठाया जाता, चाय बनाने को कहा जाता। प्रिया ने सोचा, वे मुझे ऊपर से नीचे तक, अभी बच्ची छोटी है, कुछ सवाल बड़ी हो जाएगी तो मैं और चले करूंगी। मुझसे कभी नहीं पूछा गया कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। कुछ न कुछ आ जाता। मेरी राय का कोई महत्व नहीं था। कभी रमेश की आखिरकार एक रिश्ता रमेश का तबादला। लड़के का नाम राजीव था। सपना दब गया। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कोई बात मैंने उसे बस एक बार देखा था, वह भी घर में सबके सामने, और मैं हमने ठीक से बात भी नहीं की थी, लेकिन घर वालों ने कह दिया था। अच्छा, जानती थी कि नौकरी भी पर भी हाँ कुछ करने की क्षमता। मैंने हाँ कर दी, पर कहने का विकल्प था ही नहीं। एक दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नया प्रोजेक्ट आया, सब खुश थे। प्रिया ने अपने बॉस से कहा, लेकिन मैं सिर्फ डरी हुई थी। मैं एक अनजान पर काम करना चाहती हूं, अनजान लोगों के मेरी विशेषज्ञता के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात, बॉस ने कहा, मैं खुद से प्रिया और यह दूर जाने वाला थी। इसमें शादी की रात काम करना पड़ेगा। रुलाई आ रही, क्या तुम कर पाओगी? माँ ने कहा, घर में तो छोटी बच्ची भी है ना, ससुराल में सबका ध्यान रखना। हाँ सर, अपने घर की इज्जत रखना। मैं व्यवस्था कोई यह नहीं कहता कि अपना ध्यान भी रखना। जब प्रिया ने रमेश को भी बचाया तो वह भड़क गया। मैं विदा हुई। क्या पीछे मुड़कर देखा तो मेरा घर धुंधला दिख रहा था। और घर का क्या होगा? मैं सोच रही थी कि जिस घर में मैं 18 साल रही, ये मेरे क्या वह कभी सच में मेरा घर था? बस कुछ महीनों की बात है। एक जगह मैं व्यवस्था कर लूं जहाँ मुझे शादी के लिए तैयार किया जा रहा। तुम्हारा काम है घर। ससुराल पहुंची तो सब कुछ नया, तुम अपनी मर्जी से, नए चेहरे पर नई आदतें की जिम्मेदारी, नए नियम। सास ने पहले दिन ही समझा दिया, पर रमेश नहीं बेटी, यहाँ सब कुछ अलग तरीके से होता है। मना करना पड़ा, तुम्हें सीखना पड़ेगा। किसी और मैं सीखने लगी। प्रिया ने सुबह जल्दी उठना, सबसे पहले पूजा करना, खाना बनाना, सफाई करना, निकल ही गए। सब कुछ उनके तरीके से। मेरा अपना कोई तरीका नहीं था। कुछ राजीव अच्छे थे, प्रिया ने, लेकिन वे भी ज्यादा बात नहीं करते। थोड़ा सिर दर्द है। दफ्तर जाते उस दिन प्रिया को समझ आया कि शिक्षा खाना खाकर सो जाते। समझदार जरूर। मैं उनसे अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन साहस नहीं होता। उसने डिग्रियां दी, ससुराल में सबसे मुश्किल विश्वास नहीं, अपनी पहचान खो देना, आत्मविश्वास। अब मैं जो राजीव की पत्नी खुद के लिए मेरा अपना नाम जैसे गायब हो गया। प्रिया को याद आया, लोग मुझे ऐसे बहू कहते, एक भाभी कह कहा था, लेकिन मेरे नाम से शिक्षा तुम्हें कोई नहीं बुलाती है। एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा। चेहरा तो वही थी, लेकिन आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी थी। फिर भी आजाद नहीं। मैं सोच रही थी कि क्या शादी का मतलब खुद को समझदार औरत वही है जो परिवार बनने के लिए मुझे खुद होना छोड़ना पड़ेगा।
जो अपनी समय बीतता गया। मैं घर के सब कामों में व्यस्त रहे उसे समझाया था। सास अक्सर कहती, ससुराल हमारी बहू तो बहुत सीधी है, पर कभी मुंह नहीं खोलती। यही औरत की सच्ची मुझे नहीं पता था कि यह तारीफ थी, क्या किताबों की शिक्षा बेकार थी। कभी कभी मैं अपने पुराने दिनों को याद करती, सब व्यर्थ था। वह ड्राइंग बुक, प्रिया को समझ नहीं आता, वे सपने, एक सब कुछ मायके में ही छूट गया था। लिखो आगे बढ़ो, यहाँ मेरे पास न समय था, तरफ जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करती। शादी के 6 महीने बाद मैं मायके गई। माँ से मिलकर मेरी आंखें भर आई। गणित के सूत्र मैं उनसे कहना चाहती थी कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन वे पहले ही बोल पड़ी, सिखाया कि जब ठीक है ना, गुस्से ससुराल में कोई शिकायत तो नहीं चाहिए। मैं मुस्कुरा दी। किसी ने यह नहीं सिखाया सब ठीक है सपनों और परिवार, क्योंकि शिकायत करने का मतलब था कैसे बनाना अपने घर की नाक। समाज ने प्रिया को पढ़ा लिखा वापस ससुराल आकर मैंने एहसास किया कि अब मैं कहीं नहीं रही कि समझदार न मायके में मेरी जगह थी, कुछ ससुराल में है। मैं बस एक नाम के दफ्तर में जो लड़की हर रिश्ते के साथ बदलता रहता था। वह अब 2 साल बीत गए। वह मेरी जिंदगी एक नियमित चक्र बन गई थी। बॉस से बहस कर ली, हर सुबह एक जैसे काम, हर रात एक जैसी थी। घर साफ, प्रिया ने मीना से खाना समय पर बनता था, कितनी सब कुछ व्यवस्थित था, ऐसा कभी नहीं। लेकिन मेरा मन वह बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था। तुम राजीव मेहनती थे लेकिन समझदार नहीं, वे मेरी थकान नहीं देखते थे। अगर मैं कभी कहती कि मुझे आराम चाहिए, तो जवाब मिलकर उसकी औरत का काम ही तो है यह सब। आज प्रिया, मैं भी तो दफ्तर में इतना काम करता हूँ। मैं उन्हें समझाना चाहती थी कि घर का काम भी मेहनत का है, लेकिन मेरी बात उन तक पहुंचती ने मन ही मन फैसला किया उनके लिए मेरा काम सामान्य था, कुछ विशेष नहीं। उसे सिखाएगी कि सास को शिक्षा सिर्फ मेरी कोई बात पसंद नहीं, खुद के लिए खड़े होने की। सब्जी में नमक कम हो तो टोकना, फिर वह ज्यादा हो तो टोकना। मैं क्या सिखाऊंगी? कपड़े इस तरह सुखाओ तो खड़ी नहीं, बर्तन उस तरह रखो। यह सोचकर हर बात मन भारी हो जाता। उनकी निगरानी, उसकी शिक्षा, उसकी, मैं चाहती थी कि कोई मुझसे पूछे सब कुछ तुम कैसी रक्षा करने में तुम्हें क्या नाकाम थी, लेकिन किसी को मेरे मन की कोई परवाह नहीं थी। शिक्षा की कमी नहीं थी, मैं घर में थी, असली समस्या थी अकेली। उस समाज की सोच, कभी कभी रात में जब सब सो जाते तो मैं छत पर चली जाती, आसमान को देखती और सोचती कि क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है। शादी को 1.5 साल हो गए, इसी के लिए पैदा हुई थी। 6 महीने की। एक दिन मैंने राजीव से कहा, प्रिया दफ्तर से जल्दी कुछ लौटना करना है, क्योंकि शायद कोई छोटी सी नौकरी या कुछ सीखना। रमेश शाम को घर आया तो मूड खराब था। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? उसने पूछा। मैं कमा रहा हूँ ना, बस 10 मिनट, और वैसे भी घर का काम संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई। उनकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा, हमेशा कोई ना कोई बहाना। मैं चुप रह गई। मैं दिन भर काम करके मैंने सीख लिया था कि बोलने से कुछ नहीं मिलता। घर में हर दिन एक जैसा कुछ नहीं कहा। सुबह उठना, रसोई में चली गई और पूजा करना, खाना बनाना, सफाई पर उसका मन परेशान, फिर खाना बनाना, आरा रो रही, फिर सफाई, और रमेश चिल्ला रहा था। मेरी जिंदगी एक यंत्र की तरह चल रही थी। रमेश ने बिना किसी भावना के, बिना किसी उम्मीद, ये क्या बनाया है। एक शाम में खिड़की के पास बैठी, नमक कम है, बाहर बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे। नमक सच में मुझे अपना बचपन याद आया। जल्दबाजी में मैं भी कभी ऐसे ही बेफिक्र थी। सॉरी, मैं नमक मिला देती हूँ। अब मैं एक पिंजरे में थी, जिसमें न खुशी थी, न सॉरी बोल देती हो। सास ने इतना भी नहीं आता खाना, क्या बैठी हो ढंग से, काम नहीं है क्या? रमेश प्लीज समझो। हमेशा की तरह मैंने अपने आंसू पी लिए और काम में क्या मैं परेशान नहीं हूँ? क्योंकि रोने का भी कोई फायदा नहीं था। चल रहा है। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी बस अपनी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। बेटी भी है रमेश, क्या मैं सिर्फ इसी के लिए? यह बात रमेश को, क्या मेरा कोई सपना, कोई इच्छा, कोई अस्तित्व नहीं है? प्रिया के पास आ गया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया कि वह मेरी बेटी है। और मैं चुपचाप अंधेरे में सो गई। प्रिया अगले दिन के लिए खुद को फिर से तैयार करते हुए, उसने पहले भी देखा, शादी के 3रे साल, इतना नहीं, मैं गर्भवती हुई। रमेश यह खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास ने कहा पूरा नहीं हुआ, अब घर में खुशहाली आएगी। हाथ उठा और एक राजीव मुस्कुरा रहे थे। प्रिया के गाल पर सब खुश थे, प्रिया सिवाय मेरे स्तब्ध रह गई। मैं डरी हुई थी, उसके गाल पर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उससे ज्यादा जलन अब एक नई जान की जिम्मेदारी। रमेश खुद भी कुछ, लेकिन किसी ने मेरा डर नहीं पूछा। जैसे उसे सब बस बच्चे की बात कर रहे थे कि उसने गर्भावस्था के दौरान मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती थी, उल्टी आती, चक्कर, मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन घर का काम तो करना ही से बात करती। सास कहती तो यह नहीं होता। मैंने भी 3 बच्चे पैदा किए। प्रिया कुछ नहीं बोली, कभी एक दिन भी आराम नहीं। वह सदमे में थी। तुम भी कर सकती हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही। औरत होने का मतलब रमेश अपने कमरे में चला गया, सब कुछ सह लेना। प्रिया वहीं खड़ी रही। 9 महीने बाद मेरा बेटा हुआ। घर में दिवाली सी होने लगी, मिठाई बंटी, बधाइयाँ मिली। लेकिन मैं बेटी को गोद में बस थकी हुई, चुप कराया, दर्द में पड़ी। उस रात प्रिया किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसी रही। सब बस बच्चे को देखने आ रहे थे।
माँ बनते ही मेरी पहचान और सिकुड़ गई। वह सोच रही थी अब मैं सिर्फ अर्जुन की माँ थी। क्या रमेश मेरा अपना नाम, मेरा अपना याद आया कि कैसे सब कुछ बच्चे के नाम पर सिमट गया करता था। मेरी नींद खत्म हो गई। उसका ख्याल रात भर बच्चा रोता रहता। क्या हो गया? मैं उसे संभालती, खुद को दोषती, बदलती। शायद उसकी सुबह फिर घर के काम शुरू हो जाते, ज्यादा सावधान रहना थक जाती, टूट जाती। शायद उसे रमेश से परवाह नहीं चाहिए था। राजीव कहते अगली सुबह जब मैं भी तो दफ्तर में था, कम से कम तुम तो घर पर हो। वह चुपचाप तैयार। उन्हें नहीं पता था कि घर पर होना मतलब आराम करना नहीं। शायद वह पछता रहा है। ये 24 घंटे की ड्यूटी है, बिना छुट्टी के, बिना तनख्वाह लौटा। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता। माँ बनना आसान नहीं है, मुझे सब सहना पड़ता है। कल मुझसे गलती हो गई। ये वाक्य मेरे लिए सहारा नहीं बल्कि आदेश बन गया था। प्रिया जैसे मुझे सहने के अलावा कोई विकल्प ही उसके मन में उलझन थी। मैं अपने बेटे से प्यार करती खुश थी कि रमेश बहुत प्यार करती थी। गलती का एहसास हुआ। कभी कभी जब मैं उसे सुलाकर आईने में खुद को देख डर बैठ गया तो एक अजनबी दिखती थी। प्रिया ने काले घेरे, सूखे बाल। उस दिन के बाद रमेश की हुई आंखें बहुत अच्छा रहा। ये मैं थी। वह प्रिया का ख्याल। वह लड़की कहाँ गई आरा के साथ जो कभी सपने देखती थी, घर में मदद करता। एक दिन मैं इतनी थक गई कि बच्चे को गोद में ले रो पड़ी। मुझे लगा कि मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। थप्पड़ आखिर क्योंकि रोने की भी इजाजत शुरुआत थी। मजबूत बनना सबसे ज्यादा समाज ने मुझे आदर्श माँ का तमगा दे दिया। शरीर पर नहीं पड़ता, लोग कहते, बल्कि देखो कितनी अच्छी माँ है, बच्चे का कितना ध्यान नींव को हिला देता है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि इस आदर्श माँ की अपनी कोई पहचान नहीं बची थी। हर बात में मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही थी। उसे हर समय यह डर रहने लगा कि कहीं फिर से 2 साल बाद मेरी बेटी हो जाए। इस बार खुशी बड़ी बात कम थी। उसने किसी को नहीं बताया। घर वालों को बेटा चाहिए था, अपनी सहेली, लेकिन मैं खुश थी। उसे शर्म आती। मुझे एक बेटी मिली। उसे लगता था कि जिसे मैं समझ सकती थी। अब 2 बच्चे संभालना और भी मुश्किल हो गया। किया होगा। मेरा पूरा दिन उन्हीं में चुप रही। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं बची। उसे और कमजोर मेरी नींद, मेरी भूख। 3 महीने बाद मेरे सपने हुआ। सब इस बार प्रिया की गलती नाम हो गए कि वह रमेश कभी कभी रात में जब सब सो जाते तो मैं बालकनी में खड़ी होकर आसमान को देखती। रमेश तारे टिमटिमाते रहते और मैं इस बार थप्पड़ नहीं थक। क्या मेरी अपनी कोई चाहत दीवार से टकराई? क्या मैं सिर्फ एक माँ बनकर रह गई हूँ? मुझे अपने बच्चों से प्यार था, लेकिन मैं खुद को भी खो नहीं देना चाहती थी। माँ, लेकिन शायद मुझसे अब देर हो चुकी थी। मैं पहले ही खो चुकी थी। उसकी माँ ने के बड़े होने के साथ साथ फिर लंबी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। बेटी, अब मुझे सिर्फ ऐसा हो घर नहीं बल्कि समाज को भी झगड़े तो संभालना था। पर माँ, पड़ोस की औरतें, रिश्तेदार, सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैं कैसे उठती हूँ, फिर क्या पहनती हूँ, प्रिया कितना बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, हर बात करना पड़ता है। राय थी तू रमेश का ज्यादा। अगर मैं सुबह देर से उठती तो उसे खुश पड़ोस की आंटी ऐसा नहीं होगा। आजकल की लड़कियां तो बस आराम करना चाहती हैं। अगर तूने घर तोड़ अगर मैं जल्दी उठ कहेगा तो भी कुछ ना कुछ कहने को मिल जाता। बिना बाप के बच्ची कैसे? एक दिन मैंने एक गहरे रंग की साड़ी की आंखों में देखा। सास ने कहा प्यार था। ये रंग तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। समाज का डर, हल्के रंग पहना, लोकलाज का डर। मैंने पूछा पर मुझे बहुत दर्द होता है। जवाब मिला सिर्फ शरीर का नहीं, गहरे रंग नहीं पहनती, सब सहती हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी पसंद नापसंद का क्या मतलब है। और अगर हर बात पर दूसरों की मर्जी चलनी है। स्तब्ध रह गई। मैं सिर्फ एक कठपुतली बन गई थी जिसकी डोर भी पता ही नहीं हाथ में थी। माँ, अगर मैं किसी समारोह में हंस देती तो लोग पुरानी बात है, जरा शालीन रहो, अब सब ठीक है, बहुत हंस रही तेरे पापा अब बहुत अच्छे। अगर चुप रहती तो कहते प्रिया समझ गई घमंड हो गया उसकी माँ से कोई मदद नहीं। पड़ोस की मिश्रा आंटी से वापस आ एक दिन बात हुई। दफ्तर में मीना ने प्रिया की कलाई पर तुम अपने बच्चों को बाहर खेलने क्यों देती हो? प्रिया, लड़कियों को घर में रहना चाहिए। गिर गई क्या? मैं चौंक। प्रिया ने झूठ बोला। मेरी बेटी बस 5 बाथरूम में फिसल गई थी, उसे भी अब बंदिश। मीना को शक हुआ। मैंने कहा आंटी, उसने प्रिया को अभी बच्ची है, खेलने दीजिए। मुझे सच उन्होंने मुंह बनाया। क्या हो रहा है? बोली बचपन से ही संस्कार देने चाहिए, बता दिया वरना बिगड़ जाएगी। मीना ने उसे गले लगा लिया। मुझे गुस्सा आया प्रिया, लेकिन मैं चुप रह सब नहीं सहना चाहिए क्योंकि समाज के सामने बोलना मतलब अपने घर की। पर मीना, नाक मैं कहाँ जाऊंगी? आरा रिश्तेदारों की सभा में एक बार मैंने अपनी राय दी। तुम किसी ने बात नहीं सुनी हो, लेकिन जब राजीव ने वही बात कही तो सब ने सिर हिलाया। मैं वही कमजोर हूँ, अदृश्य, डर जाती हूँ। मुझे महसूस हुआ कि समाज में औरत की राय का कोई महत्व नहीं मन में डर हम सिर्फ सुनने के लिए हैं, बोलने के लिए नहीं। एक दिन प्रिया अपनी बड़ी मौसी के घर गई अकेले। मौसी बहुत सास ने कहा था कि राजीव के साथ जाऊं, सोचा शायद, लेकिन वे व्यस्त थे तो मैं पर मौसी ने भी वही बात कही। बाजार से लौटी तो पड़ोस की 2-3 औरतें बातें कर रही थी। गया तो फिर से अगले दिन सास ने कहा बच्ची के भविष्य के बारे में अकेले बाजार गई। पर मौसी, मेरे लोग क्या कहेंगे?
मेरी जान की कोई कीमत नहीं। माँ जी, तेरी मुझे कुछ सामान चाहिए था बेटी, तो चली गई। उसके लिए सब, लेकिन अकेली औरत का बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। लोग बात बनाते हैं, घर बचाओ। मैं हैरान थी, किसी ने नहीं पूछा। मैं सिर्फ बाजार गई थी, कोई गुनाह नहीं किया था। यह गलत, लेकिन समाज के लिए समाज ने यह भी गुनाह है सिखाया कि एक धीरे धीरे मैंने सीख लिया कि समाज औरत को देखता नहीं, जो शिकायत न करे। हर कदम पर, हर बात पर, चाहे उसकी अपनी जान और हर परीक्षा में खुद को साबित करना पड़ता है कि मैं उसकी अच्छी औरत हूँ। उसकी तकलीफ है, लेकिन अच्छी औरत का मतलब क्या मायने नहीं रखती। जो चुप रहे, समाज सब सुन ले रखता है, जो अपनी इच्छाएं दबा दे, शादी बनी, जो खुद को इज्जत बची रहे। अगर यही अच्छा, एक दिन प्रिया ने अखबार में खबर पढ़ी कि मैं यह सब, एक औरत को उसके पति ने इतना मारा कि बच्चे स्कूल जाने अस्पताल में भर्ती, घर में थोड़ा समय मिलने लगा। एक दिन सफाई करते हुए मुझे अपनी पुरानी अलमारी के पीछे कुछ क्या करते, मेरी वही पुरानी ड्राइंग बुक जो मैं शादी के समय साथ लाई थी, घर का मैंने उसे उठाया। हिंसा धूल जमी मामला है, पन्ने पीले की जान जा रही है, लेकिन जब मैंने उसे खोला है तो वे रंग से अब भी जिंदा समाज, वे सपने, अकेला छोड़ देता है। सब कुछ वैसा ही था। सबसे ज्यादा मैं एक चित्र को देखती रही, तब सब एक लड़की कहते हैं जो खुले आसमान के नीचे खड़ी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में सब सही कह रहे हैं। वह मैं थी। शायद मुझे ही समझौता करना चाहिए, शायद वह मैं बनना चाहती थी। पर उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं अभी भी कहीं जिंदा हूँ। ये गलत है। उन पन्नों में, उन रंगों में, उन सपनों में। एक आवाज उसे कहती, मैंने सोचा क्या मैं फिर से चित्र बना सकती, पर दूसरी आवाज कहती, क्या मैं फिर से खुद को ढूंढ सकती हूँ? समाज क्या कहेगा? अगले दिन का क्या होगा? जब सब लोग अपने कामों में व्यस्त थे, के बीच मैंने एक कागज और पेंसिल निकाली। उसकी तकलीफ को निजी बना दिया गया। इतने सालों बाद फिर से बताया गया था कि यह डर लग रहा अपना मामला है। मैंने इसे तुम खुद फूल बनाना शुरू किया, पर कैसे संभाली? धीरे धीरे रेखाएं जब मदद मांगने लगी तो सलाह खो गई उस क्षण में। समय जैसे रुक गया, कोई शोर नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रिया को समझ आया कि मैं और मेरा सलाह असल में, जब चित्र पूरा हुआ तो मैंने उसे देखा है। ये परफेक्ट नहीं था औरत को, लेकिन ये मेरा कहते हैं। मैंने इसे बनाया था होने वाली हिंसा को। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं, पर प्रिया अभी भी समझने के बाद भी मेरे भीतर अभी भी कुछ बचा है, क्योंकि डर बहुत बड़ा था। जो कभी सहारा देखती थी वह अभी भी कहीं मेरे अंदर बड़ी दुश्मन बन गई थी। धीरे धीरे मैं रोज थोड़ा समय निकाल खुद को व्यस्त रख, बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर के काम निपटा कर मैं कुछ देर की चित्र बनाती। ये मेरा अपना समय था, सो जाता, जहाँ मैं सिर्फ तो अपने लिए जीती, जाग जाता। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे चित्र बनाते हुए देख लिया। उसने पूछा, रमेश करवट बदलता आप ये क्या बना रही हैं? मैं घबरा जाग न जाए। मैंने कहा कहीं उसका बस ऐसे खराब ना हो। वह बोली, कभी कभी प्रिया रात में उठकर बहुत सुंदर में चली जाती, मुझे भी सिखाओगी? वहाँ बैठकर वह उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। मैंने कहा, रिक्शे वाला देर रात घर जा रहा होता। उस दिन से मैं और मेरी बेटी साथ चित्र बनाने लगे। ये सब लोग भी, वह समय मेरे लिए सबसे कीमती था। पर क्या उनके, मैं न सिर्फ चित्र बना रही थी बल्कि अपनी बेटी को भी सिखा रही थी कि सपने एक रात रमेश देर से घर आया। राजीव ने एक कराया था, उन्होंने कुछ नहीं समझ गई कि मुसीबत आने वाली है। शायद उन्हें भी लगा कि मैं खुश हूँ। रमेश ने, सास को जब पता चला तो जल्दी से खाना गर्म किया और लगा दिया। समय का सदुपयोग कर रही, ठंडा खाना। रमेश, बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने अभी गर्म किया, लेकिन मेरे लिए गर्म ही एक स्वीकृति। झूठ मत बोलो, तुम हमेशा। मैंने महसूस किया कि छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी पड़ती। वह जानती थी कि जवाब देने से बात बिगड़ेगी। मुझे खुद अपने लिए जगह बनानी होगी। चुपचाप क्यों नहीं? धीरे धीरे। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं फिर से खुद से मिली। वह मिलना छोटा था लेकिन जाग जाए असली था। मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी कुछ चाहती हूँ। माँ कैसी है? समय बीतता गया। उस रात मैं बदल रही थी धीरे धीरे। मैंने घर में कोई बड़ा विद्रोह नहीं किया, चुपचाप कोई बड़ा बदलाव नहीं मांगा। आरा जाग गई, और लेकिन मैंने खुद को पूरी तरह मिटने भी नहीं दिया। आखिर मैं अब भी वही काम करती थी। प्रिया खाना बनाना, सफाई करना, आरा उसकी बच्चों की देखभाल। पर प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी कि यह सब करते हुए देख रही थी। मैं कुछ और, आसमान में तारे थे। मैं सिर्फ बचपन की बात याद आई। मैं एक उसकी दादी कहती थी। मैंने अपने बच्चों को सिखाना शुरू किया। मैंने अपने बेटे से मन ही मन तारों से कहा, घर का काम सिर्फ औरतों का नहीं होता। मुझे इस डर से तुम्हें भी सीखना चाहिए। पर पहले तो उसने मुंह बनाया, कोई जवाब, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा। ऐसे ही अपनी बेटी से मैंने कहा, बेटी शांत, तुम जो बनना चाहो बन सकती हो। पर हर रात प्रिया तुम्हारे सपने महत्वपूर्ण हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी तरह अपने सपनों को किसी दराज में बंद रमेश खड़ा था और राजीव को यह सब थोड़ा अजीब लगा। कैसे सकती हो? उन्होंने कहा, मुझे नींद तुम बच्चों को गलत सिखा रही हो, सो रही हो। मैंने पहली बार घबरा करके कहा, रमेश क्या हुआ? सही सिखा, कुछ नहीं हुआ।
बस मुझे औरत और मर्द दोनों बराबर तुम भी मत सो, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। रमेश ने उसे जागे रहने को कहा। शायद उन्हें भी लगा कि मैं गलत। सुबह जब प्रिया दफ्तर गई, मैंने बोलना सीख लिया था। सूजन हर बात पर नहीं, लेकिन पूछा जरूरी बातों पर। अगर मुझे कुछ गलत लगता तो नहीं, मैं अब चुप नहीं रहती थी। प्रिया ने धीरे से बोला, लेकिन साफ तरीके से अपनी बात रख पड़ गई थी। एक दिन सास ने मुझसे कहा, तुम बहुत बदल गई हो। से सवाल मैंने पूछा और बुरे मायने जवाब देना मुश्किल। वे मुस्कुराई, बोली अब नहीं, प्रिया के लिए सिर्फ 6 मायने सोने का समय, तुम में अब आत्मविश्वास का समय बन गई। उनकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। शायद मेरा बदलना सबको दिख रहा था। कभी कभी प्रिया मैंने घर में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। क्या मैं हमेशा मैंने तय किया कि मुझे भी अपना समय चाहिए। को समझा लेती, सप्ताह में एक बेहतर होगा, मैं अपने लिए निकालता होगा। चित्र बनाने के लिए, कभी किताब पढ़ने के लिए, हर रात नई तकलीफ लेकर खुद के साथ बैठने के लिए, कभी पड़ोस की औरतों के साथ भी। कभी मेरा व्यवहार बदल गया। वह अब मैं उनकी हर बात नहीं सुनती थी। ज्यादा डरा, अगर कोई गलत बात कहता तो मैं विनम्रता से अपनी राय रात को जब सब सो जाते। एक बार मिश्रा आंटी ने कहा, दिल की बात तुम अपनी बेटी को बहुत आजादी देती हो। मैं थक गई। कहा, मैं नहीं जानती कब तक चलेगा। आजादी देना गलत नहीं है, सहना होगा। उसे खुद को समझने का मौका मिलना चाहिए। पर मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। डर इतना शायद उन्हें मेरी बात में दम लगा। शांति में मैंने महसूस किया कि बदलाव के लिए क्रांति की जरूरत नहीं होती। वहाँ वह छोटे छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। वहाँ हर छोटा कदम मुझे खुद के करीब ला रहा था। आज मैं 40 साल की हूँ। प्रिया से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। आप बेटा कॉलेज में है, बेटी स्कूल में अंतिम साल में है। उसे लगा कि घर में अब थोड़ा समय है, थोड़ी शांति है। बेटा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात चला गया। अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। आप रोज मैं सिर्फ किसी की बेटी नहीं हूँ, किसी की पत्नी नहीं हूँ, किसी की माँ नहीं हूँ। बेटा, मैं बड़े लोग कभी कभी मेरा एक नाम है, पर तुम चिंता मत, पहचान सब ठीक है, जो किसी रिश्ते की मोहताज नहीं। और आरा भी यह पिछले महीने मैंने एक स्थानीय कला प्रदर्शनी में अपने चित्र लगाए, पर सुबह ये छोटी सी प्रदर्शनी थी और हर सुबह की मेरे लिए बहुत बड़ी पहल थी। लोगों ने मेरे चित्रों को सराहा, क्योंकि कुछ लोगों ने खरीदे। सब ठीक है। उस दिन जब मैं अपने चित्रों के बीच खड़ी थी कि वह तो मुझे लगा कि मैं पूरी हूँ और हर सुबह मैंने अपने सपनों को जीवित रखा। और आज भी सबके सामने बाथरूम में राजीव भी सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, वह खुद मुझे गर्व है तुम पर। उनके शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आई। कौन है? इतने सालों बाद उन्होंने मुझे असली मुझे देखा था, जिसके चेहरे मेरी बेटी ने मुझसे लकीरें उभर आई। मम्मी, आप मेरी प्रेरणा। मुस्कान तो है, पर उसकी बात सुनकर मैंने महसूस किया कि मेरा संघर्ष बेकार नहीं गया। उसकी उंगलियां उस जगह अपनी बेटी को दिखा दिया कि औरत सिर्फ रिश्तों में नहीं, अपने सपनों में भी जी सकती है। पर दर्द अब भी था। अब मैं जानती हूँ कि मैं एक सोच हूँ, एक इच्छा हूँ, कब से नहीं सोई, एक कहानी हूँ। लोग मुझे अब भी पत्नी, माँ, बहू कहते हैं, लेकिन अब मैं याद आया कि कैसे अपने नाम से पुकारती दिखती थी। मैं अनीता हूँ, कॉलेज की, और ये मेरी पहचान है। हर सुबह खुशी मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं, जिसके चेहरे पर एक अलग। मैं आज भी उसी समाज में हूँ, के बारे में उसी घर में हूँ, उसी ढांचे में हूँ गई। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब मैं जानती हूँ मेरा एक नाम है, एक पुरानी फोटो एल्बम। आज भी मुझे घर का काम करना होता है। उसकी शादी आज भी समाज की नजरें मुझ पर है। मुस्कुरा रही थी। आज भी कभी कभी उसकी आंखों में सब वही पुराने सवाल सुनने को मिलते हैं। उम्मीद थी, लेकिन अब मैंने उन सवालों से नहीं डरती। के बगल में रखा। मैंने सीखा है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। क्या यह एक लंबी यात्रा है? 4 साल में, और मैं उस यात्रा पर चल रही हूँ। 4 साल में सब धीरे धीरे लेकिन लगातार। प्रिया की आंखों में मैंने अपने इलाके की कुछ औरतों के साथ रोना चाहती, छोटा सा समूह बनाया सकती थी। हम सब मिलकर चित्रकला रमेश सुन लेगा, अपने अनुभव शेयर करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। देखा, ये छोटा सा प्रयास है, लेकिन इससे हम सबको ताकत। आईने ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीने पहले एक युवा लड़की जिसकी शादी जबरन तय की जा रही थी, प्रिया मेरे पास आई। वहाँ बाथरूम में फिर से आईने के सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने अपने लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। आप मुझे बताइए मैं क्या लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। दिख रही थी। मैंने उसे बताया कि जीवन में देर हो सकती है अंदर से, लेकिन वही टूटी खत्म नहीं होता। मैंने उसे साहस दिया कि वह अपनी बात रखे। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो अपने सपनों के लिए। आज वह लड़की कॉलेज में पढ़ रही है। अच्छी दिखना उसके परिवार वालों ने मान लिया। दोनों में कितना शायद मेरी बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। शाम को घर लौटते मेरी बेटी अब अपने करियर के बारे में सोचती है, परछाई देखी। वह डॉक्टर बनना चाहती है। मैं उसका पूरा साथ जो चल रही है। मैं चाहती हूँ कि वह सब कर पाए जो मैं नहीं कर तैयार किया। उसके बेटा भी घर के कामों से प्यारा सा फ्रॉक पहनाया। वह समझ गया है कि घर की जिम्मेदारियां सिर्फ औरतों की नहीं। पूछा,
मुझे खुशी है कि मैं अपने बच्चों को सही संस्कार दे पाई हो। राजीव प्रिया ने आरा बदल गले लगा लिया। अब वे मेरी बात सुनती है, हमारी भावनाओं को समझते हैं। रात को जब सब सो गए, हमारे रिश्ते में प्रिया फिर से आईने के सामने सिर्फ कर्तव्य नहीं, उसने अपने कपड़े सास अक्सर कहती है अपने शरीर को देखा, तुमने अच्छा किया जो तुमने खुद को नहीं खोया। पीठ पर मैंने अपने समय में खुद को खो दिया था, बाह पर तुम्हें देखकर निशान अच्छा लगता है, शरीर उसका था। उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि शायद पर तो किसी हर पीढ़ी कुछ बेहतर कर रही है। प्रिया ने अपनी आंखों में देखा, धीरे धीरे से देखा, लेकिन बदलाव आ रहा है। मैं अब भी हर सुबह उठती हूँ और अपने कामों में लग जाती है, लेकिन अब मेरे पास या अपना भी समय है। प्रिया को याद आया चित्र बनाती उसकी दादी किताबें पढ़ती हूँ, बेटी अपने समूह की औरतों से मिलती हूँ, तुम सिर्फ किसी की पत्नी या माँ नहीं हो, जिम्मेदारियां नहीं निभाती। पर कल मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, इन 4 सालों में वह अगर आप रमेश फिर से जीने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगी? प्रिया कहाँ गई? मैंने कुछ देर सोचा, कभी पढ़ना पसंद करती थी बेटा, जो कविताएं मैं शुरू से ही अपनी आवाज बुलंद करती थी, जो अपने सपनों के लिए लड़ती थी, लेकिन जो हुआ खो गया। उसने भी मुझे आईने में सब कुछ देखा था। अब मैं मजबूत ने प्रिया समझदार देखा था, और सबसे बड़ी बात अब मैं खुद को जानते देखा था। मेरी बेटी ने मुझे गले लगा लिया था, उसने कहा बस दिखा सकता था, आप बहुत बहादुर ने आईने को छुआ। मैं बहादुर नहीं था, मैं बस एक औरत हूँ जिसने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, मैं खुद को वापस जो आज भी कोशिश कर रही है। प्रिया ने आईने से आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे वह लड़की दिखती है जो कभी पर उस रात कुछ बदलती थी। प्रिया के मन में एक चेहरे पर अब झुर्रियां हैं, एक बाल सफेद हो गए हैं, क्या लेकिन आंखों में अब भी वही चमक ज्यादा हूँ, वही झिझी। सवाल छोटा था पर मैं जानती हूँ कि समाज में अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। प्रिया आईने के सामने अभी भी कई लड़कियां अपने सपने दराजों में बंद कर रही हैं, अभी भी कई औरतें अपनी पहचान खो रही हैं। पर इस बार लेकिन मुझे विश्वास है कि धीरे इस बार उसकी आंखों में एक एक कर चिंगारी हम सब बदल रहे हैं। मैंने अपनी कहानी लिखने का फैसला पहचानने की कोशिश नहीं किसी को दिखाने के लिए, बल्कि अपनी बेटी के लिए, ताकि वह जान सके कि उसकी माँ कौन थी, कैसे मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। और शायद किसी और लड़की के लिए भी अब जो अपनी कहानी नहीं रहा, खुद को खोज रही बन गया, एक साथी बन गया। आज शाम मैं जो हर दिन प्रिया को याद दिलाता, सूरज डूब रहा है, आसमान नारंगी कब तक और गुलाबी रंगों से प्रिया के मन में अचानक उठा। मेरे हाथ में मैं खड़ी चाय बना रही थी और मेरे दिल में स्कूल गई हुई थी। मैं अब रमेश दफ्तर में था, किसी की बेटी, घर में सन्नाटा, किसी की पत्नी और इसी सन्नाटे में यह सवाल। लेकिन अब मैं यह भी हूँ कब तक? अनीता। प्रिया ने अपना हाथ रोक दिया, जिसके अपने सपने उसके हाथ में पहचान है, अपना नाम ऐसे झेगी, और यही मेरी असली जीत रहेगी। यह जानना कि मैं सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं, पहले भी आया था, मैं एक इंसान हूँ पूर्ण। हर बार प्रिया ने उसे दबा दिया था। मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आज वह जोर से हर दिन एक नया सबक लाता है, प्रिया चूल्हा एक नई चुनौती लाता है। उसने अपना लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं कब तक इन सब का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि जवाब नहीं था। अब मैं खुद के साथ शायद था, पर मेरी कहानी हर उस औरत की कहानी है जो अपनी पहचान तलाश रही है। जब तक तुम कुछ नहीं करोगे, जो सपने देखती है लेकिन उन्हें जीने से घर में चारों ओर देखा, जो खुद को खो चुकी है लेकिन फिर से खुद को ढूंढना चाहती है। इस घर में सबसे हर चीज रमेश की मर्जी से देर हो सकती है, कब उठे, लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। तुम्हारे सपने महत्वपूर्ण घर नहीं, तुम्हारी पहचान महत्वपूर्ण है। और प्रिया, तुम उस पिंजरे में बंद एक चिड़िया, तुम सिर्फ किसी याद रिश्ते नहीं, कैसे बचपन में उसने एक नाम चिड़िया पाली, पहचान हो पिंजरे में, और तुम्हें अपने नाम के साथ जीने का पिंजरे की सलाखों से टकराती थी, पूरी तरह उड़ने की कोशिश करती थी, अंधेरा उड़ने लगाती थी। लेकिन मुझे प्रिया ने पिंजरा खोल दिया था, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि अंधेरे के बाद फिर सुबह होगी। काश कोई मेरा पिंजरा, और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर उसे एहसास हुआ। मैं उठती हूँ, उसका पिंजरा, अपनी चाय का आखिरी घूंट पीती हूँ, वह अंदर घर के अंदर जाती हूँ, डर से, कल फिर एक नया दिन के दबाव से, और मैं उसे जीऊंगी कमजोरी से, अपने तरीके से, अपने नाम के साथ, अपनी पहचान। इस बार प्रिया ने जवाब देने की कोशिश की। अब मैं जानती हूँ मैं अनीता बड़ी नहीं हो जाती, और यह मेरी कहानी है। पर तुरंत अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी झकझोर दिया, क्या बहाना बनाओ? अगर आपको लगा हो कि यह सिर्फ किसी और की नहीं, उस शाम जब बल्कि आसपास घर लौट रही, शायद आपकी अपनी कहानी, उसने एक औरत को देखा, एक पल रुक कर अकेली थी उसके, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत सी स्त्रियां हैं जिनका नाम तो है, क्या उसने भी पहचान अब भी रिश्तों के पीछे छुपी हुई है। शायद वह, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां शायद उसकी दबकर खत्म न हो जाए, प्रिया को अगर आप मानते हैं कि शब्द भी क्यों बदलाव की शुरुआत हो सकती है, सोचती है, तो हमारे साथ जुड़े रहकर प्रिया ने खाना बनाया। हमारे चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं बोला,
यहाँ हम उन्हीं अनकही आवाज़ों को जगह देते हैं जो अक्सर सुनी नहीं जाती। रात को जब आरा सो गई तो प्रिया अपनी डायरी निकाली। आज एक सवाल मन में आया, कब तक? मुझे जवाब नहीं पता, पर यह सवाल अब मेरे साथ रहेगा। ये मुझे परेशान करेगा, ये मुझे जगाए रखेगा, और शायद यही इस सवाल का मकसद है। प्रिया ने डायरी बंद की। उसे पता था कि यह सवाल अब जाने वाला नहीं था। अगले दिन दफ्तर में मीना ने एक खबर सुनाई। प्रिया, तुमने सुना? रेखा ने अपने पति को छोड़ दिया। रेखा, वही जो अकाउंट्स में काम करती थी? हाँ, उसके पति उसे मारते थे। बरसों से सह रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर छोड़ दिया। प्रिया का दिल तेज धड़कने लगा। और अब वह कहाँ है? अपनी माँ के साथ। उसकी एक बेटी है ना, उसे लेकर चली गई। लोग क्या कह रहे हैं? कुछ लोग तो बुरा कह रहे हैं, पर जो उसे जानते हैं वे सब उसके साथ हैं। प्रिया चुप रही। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। अगर रेखा कर सकती है तो क्या वह भी कर सकती है? पर फिर डर ने दस्तक दी। रेखा की माँ ने उसे सहारा दिया। क्या प्रिया की माँ देगी? कब तक? सवाल फिर से आया। प्रिया ने खुद से कहा, मुझे समय चाहिए, मुझे सोचना होगा। पर कितना समय? 1 महीना, 1 साल, 10 साल? सवाल छोटा था, सिर्फ 2 शब्द, कब तक? पर इन 2 शब्दों में पूरी जिंदगी समाई हुई थी। इन 2 शब्दों में प्रिया का भूत, वर्तमान और भविष्य था। उस रात प्रिया ने एक सपना देखा। वह एक बड़े से मैदान में खड़ी थी। चारों ओर दीवारें थीं। वह दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वे नहीं टूट रही थीं। फिर अचानक एक दरवाज़ा दिखा। प्रिया उस दरवाजे की ओर भागी। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर रोशनी थी, ढेर सारी रोशनी। प्रिया जागी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। यह सपना क्या था? क्या यह कोई संकेत था? प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह होने वाली थी। आसमान में रंग बदल रहे थे। कब तक? सवाल फिर से आया। इस बार प्रिया ने जवाब दिया, ज़्यादा समय नहीं, बस थोड़ा समय और। यह जवाब पूरा नहीं था, पर यह एक शुरुआत थी। यह पहली बार था जब प्रिया ने माना कि हाँ, एक अंत होगा, यह हमेशा नहीं चलेगा। सवाल ने प्रिया के मन में एक बीज बोया था, बदलाव का बीज। वह बीज अभी छोटा था, पर वह बढ़ रहा था। और एक दिन प्रिया जानती थी वह बीज पेड़ बन जाएगा। वह पेड़ इतना मजबूत होगा कि प्रिया उसके सहारे खड़ी हो सकेगी। कब तक? यह सवाल अब प्रिया की साथी बन गया था। यह उसे हर दिन याद दिलाता था कि यह स्थिति अस्थायी है, कि बदलाव संभव है, कि उम्मीद है। प्रिया काफ़ी समय से सोच रही थी, कब तक? यह सवाल अब हर पल उसके साथ था। और आज उसने फैसला किया कि वह कुछ करेगी। पर क्या? सुबह जब रमेश दफ्तर गया और आरा स्कूल, तो प्रिया ने अपना फ़ोन उठाया। उसने गूगल पर सर्च किया, घरेलू हिंसा मदद। कई नंबर आए, कई संस्थाओं के नाम आए। प्रिया ने एक नंबर पर फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठा तो दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई, नमस्ते, मदद चाहिए? प्रिया की आवाज़ गले में अटक गई। वह बोलना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। हेलो, कोई है? औरत ने फिर से पूछा। जी, मैं। प्रिया ने हिम्मत जुटाई। मुझे मदद चाहिए, बताइए, मैं सुन रही हूँ। और प्रिया ने अपनी कहानी सुनाई। पहली बार किसी को पूरी बात बताई, रोते हुए, रुक रुक कर, पर सब कुछ बताया। औरत ने धैर्य से सुना, फिर बोली, आप अकेली नहीं हैं, ऐसा बहुत सी औरतों के साथ होता है। और हाँ, इससे बाहर निकलना संभव है। कैसे? प्रिया ने पूछा। पहले तो आपको एक योजना बनानी होगी, फिर कानूनी मदद लेनी होगी। हम आपकी मदद करेंगे। प्रिया ने पूरी बात सुनी। उस औरत ने उसे बताया कि क्या क्या कदम उठाने होंगे, कैसे अपने और बेटी के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम करना होगा। फ़ोन रखने के बाद प्रिया को लगा जैसे कंधे से बोझ उतर गया। पहली बार किसी ने उसकी बात सुनी थी। पहली बार किसी ने उसे यह नहीं कहा कि सह लो। पहली बार किसी ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर यह तो बस शुरुआत थी। अभी बहुत कुछ करना बाकी था। प्रिया ने सोचा, क्या वह सच में यह कर पाएगी? क्या उसमें इतनी हिम्मत है? दफ्तर में मीना ने प्रिया के चेहरे पर कुछ अलग देखा। प्रिया, तुम आज अलग लग रही हो, कुछ खास बात है? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। पर अंदर से वह जानती थी कि हाँ,
कुछ बदल गया है। उसने पहला कदम उठा लिया था। शाम को घर लौटते समय प्रिया ने अपने बैंक अकाउंट की जांच की। उसके पास कुछ पैसे जमा थे, ज़्यादा नहीं पर शुरुआत के लिए काफ़ी। घर पहुंचकर उसने अपने कागजात देखे, उसकी डिग्री, उसका पहचान पत्र, आरा का जन्म प्रमाण पत्र, सब कुछ ठीक था, सब कुछ उसके पास था। रात को जब रमेश सो गया तो प्रिया ने डायरी में लिखा, आज मैंने पहला कदम उठाया, मैंने मदद मांगी, डर तो है पर उम्मीद भी है। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, पर मैं जानती हूं कि अब पीछे नहीं मुड़ूंगी। अगले कुछ दिन प्रिया ने योजना बनाई। उसने उस संस्था से फिर से बात की। उन्होंने उसे एक वकील से मिलवाया। वकील ने कहा, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून है, आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं, आप तलाक भी मांग सकती हैं। पर मेरी बेटी का क्या होगा? प्रिया ने पूछा। आपको बेटी की कस्टडी मिल सकती है, आप काम करती हैं तो आप उसका पालन पोषण कर सकती हैं। प्रिया ने गहरी सांस ली। यह सब इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था, पर कम से कम एक रास्ता तो दिख रहा था। एक दिन प्रिया ने मीना को सच बताने का फैसला किया। मीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्रिया ने कहा। हाँ प्रिया, बोलो। मैं रमेश को छोड़ने जा रही हूँ। मीना चौंक गई, फिर उसने प्रिया का हाथ पकड़ा। सच में? तुमने यह फैसला कर लिया? हाँ, मुझसे अब नहीं सहा जाता। मैं अपनी और आरा की जान बचाना चाहती हूँ। मीना की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया, मुझे बहुत खुशी है, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया को पहली बार लगा कि वह अकेली नहीं है, कोई उसके साथ है, कोई उसे समझता है। अगले कुछ हफ्ते प्रिया ने सब कुछ व्यवस्थित किया। उसने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। एक दिन वह अपनी माँ के घर गई, आरा को साथ ले गई। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्रिया ने कहा। हाँ बेटी, बोल। मैं रमेश को छोड़ रही हूँ। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या तू पागल हो गई है? नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं होश में हूँ और मैं ये फैसला ले चुकी हूँ। पर समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? माँ, मैं समाज के लिए नहीं, अपने लिए जी रही हूँ। मुझे अपनी और अपनी बेटी की जान बचानी है। माँ को समझाने में समय लगा, पर आखिरकार जब प्रिया ने उसे सब कुछ बताया, रमेश की हिंसा, उसका डर, उसकी तकलीफ, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत सलाह दी। तू जो भी करना चाहती है कर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रिया ने माँ को गले लगा लिया। आखिरकार उसे अपनी माँ का साथ मिल गया। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल था, पर प्रिया ने उठा लिया। अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, अब वह आगे बढ़ेगी, अपनी और अपनी बेटी की खातिर। डर तो था, पर उम्मीद भी थी, और उम्मीद ने प्रिया को वह ताकत दी जो उसे चाहिए थी। प्रिया ने रमेश को छोड़ने का फैसला कर लिया था, पर यह आसान नहीं था। जब उसने रमेश को बताया तो तूफान आ गया। तुम मुझे छोड़ोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रमेश चिल्लाया। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ रमेश, मुझे माफ़ करना। तुम कहीं नहीं जाओगी, आरा को भी नहीं ले जाओगी। रमेश प्लीज़, हम दोनों के लिए यही बेहतर है। पर रमेश नहीं माना। उसने धमकियां दी, उसने प्रिया का फ़ोन छीन लिया। उसने कहा कि वह प्रिया को कहीं नहीं जाने देगा। प्रिया डर गई, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस आई तो रमेश चुप हो गया। पुलिस ने प्रिया को सुरक्षित निकाला, उसे और आरा को उसकी माँ के घर छोड़ा। उस रात प्रिया नहीं सोई। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है, आगे लंबी लड़ाई है। अगले दिन से प्रिया की असली परीक्षा शुरू हुई। समाज ने उसे नहीं छोड़ा, रिश्तेदार आने लगे। प्रिया, यह क्या कर रही हो? घर तोड़ रही हो? मैं घर नहीं तोड़ रही, मैं अपनी जान बचा रही हूँ, प्रिया ने जवाब दिया। पर लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होगी? प्रिया ने गहरी सांस ली। मेरी बेटी सीखेगी कि अपनी इज्जत से जीना कैसे होता है, यही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। पड़ोसी फुसफुसाते, देखो उसने शादी तोड़ दी, कैसी औरत है। प्रिया सुनती, पर अब परवाह नहीं करती थी। उसने अपना फैसला कर लिया था। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। रमेश ने आरा की कस्टडी मांगी। उसने प्रिया पर झूठे आरोप लगाए। प्रिया की वकील ने उसका साथ दिया।
उसने कोर्ट में सब सबूत पेश किए, मेडिकल रिपोर्ट, घरेलू हिंसा की शिकायतें, सब कुछ। महीनों तक केस चला। प्रिया थक जाती पर हार नहीं मानती थी। मीना उसका साथ देती, उसकी माँ उसका सहारा बनी। एक दिन कोर्ट में जज ने अपना फैसला सुनाया। आरा की कस्टडी प्रिया को मिली। रमेश को सिर्फ मिलने का अधिकार मिला। प्रिया रो पड़ी, खुशी के आंसू थे ये। बाहर निकलते समय मीना ने उसे गले लगाया। तुमने कर दिखाया प्रिया, तुम बहुत मजबूत हो। नहीं मीना, मैं मजबूत नहीं थी, मुझे मजबूत बनाया गया था। उस दर्द ने, उस हिंसा ने, उन तकलीफ़ों ने, सब ने मिलकर मुझे मजबूत बनाया। प्रिया को समझ आया कि टूटना कमज़ोरी नहीं है, टूटकर फिर से जुड़ना यही असली ताकत है। वह टूटी थी, बुरी तरह टूटी थी, पर उसी टूटन से उसे अपनी ताकत मिली। उसे पता चला कि वह कितनी मजबूत है। प्रिया ने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, आरा के साथ वहाँ रहने लगी। दफ्तर में उसने अपनी मेहनत और लगन से काम किया। उसे प्रमोशन मिला। धीरे धीरे प्रिया ने अपने सपनों को फिर से देखना शुरू किया। उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई फिर से शुरू की। आरा ने एक दिन पूछा, मम्मा अब हम खुश हैं ना? प्रिया ने उसे गले लगाया। हाँ बेटा, अब हम खुश हैं। कभी कभी रात को प्रिया को डर लगता, पुरानी यादें आती, पर अब वह उन यादों से लड़ना जानती थी। उसने एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया जहां और भी औरतें थीं जो घरेलू हिंसा से बची थीं। वहां उसने अपनी कहानी शेयर की, दूसरों की कहानियां सुनी। प्रिया को समझ आया कि वह अकेली नहीं थी। बहुत सी औरतें इस दर्द से गुजरी हैं और बहुत सी औरतें इससे बाहर निकली हैं। एक दिन प्रिया ने अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा, मैं टूटी थी पर अब मैं जुड़ गई हूँ। मुझे कमज़ोर बनाया गया था पर अब मैं मजबूत हूँ। मैं सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अब मैं जानती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी टूटन से मुझे मेरी ताकत मिली और यही सबसे बड़ा सबक है। प्रिया ने आईने में खुद को देखा। वही प्रिया थी, पर अब अलग। अब उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। अब उसके चेहरे पर थकान नहीं, संतोष था। वह मुस्कुराई। ये मुस्कान झूठी नहीं थी, ये सच्ची मुस्कान थी, खुशी की मुस्कान। प्रिया को समझ आया कि उसे कमज़ोर नहीं बनाया गया था, उसे कमज़ोर समझा गया था, पर वह हमेशा से मजबूत थी। बस उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं था। अब उसे एहसास हो गया था और अब कोई उसे तोड़ नहीं सकता था। आज सुबह प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी। ताज़ी हवा अंदर आ रही थी। उसने गहरी सांस ली। कितने समय बाद उसने ऐसे सांस ली थी, बिना डर के, बिना दबाव के। आरा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। वह गुनगुना रही थी, खुश थी। मम्मा, आज स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, आरा ने कहा। वाह, क्या बनाओगी? एक घर जिसमें हम दोनों रहते हैं, खुश रहते हैं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने आरा को तैयार किया और स्कूल भेजा। फिर खुद दफ्तर के लिए तैयार होने लगी। आईने में उसने खुद को देखा। वही चेहरा था, पर अब अलग दिखता था। अब उसकी आंखों में चमक थी, अब उसके होंठों पर सच्ची मुस्कान थी। दफ्तर में आज एक बड़ी मीटिंग थी। प्रिया को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने वाली थी। मीटिंग में प्रिया ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, उसके शब्दों में ताकत थी। बॉस ने कहा, प्रिया बहुत बढ़िया, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है। मीना ने उसे बधाई दी। प्रिया, तुम बदल गई हो, अब तुम में एक अलग आत्मविश्वास है। प्रिया मुस्कुराई। हाँ मीना, मैं बदल गई हूँ। मैंने अपने आप को फिर से पाया है। शाम को घर लौटते समय प्रिया ने आसमान को देखा। सूरज डूब रहा था। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग फैले हुए थे। कितना खूबसूरत था यह नज़ारा। पहले वह कभी नहीं देखती थी। पहले उसे समय ही नहीं मिलता था, हमेशा डर में, हमेशा दबाव में। पर अब वह देख सकती थी, अब वह जी सकती थी। घर पहुंची तो आरा दरवाजे पर खड़ी थी। मम्मा, मम्मा, मुझे पहला इनाम मिला। सच में? दिखाओ तो। आरा ने अपनी ड्राइंग दिखाई। एक छोटा सा घर था, उसमें 2 लोग खड़े थे, एक बड़ी, एक छोटी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। ऊपर सूरज चमक रहा था। ये हम हैं मम्मा, आप और मैं, हमारे घर में। प्रिया ने आरा को गले लगा लिया।
बहुत खूबसूरत है बेटा। रात को जब आरा सो गई तो प्रिया बालकनी में आई। उसने तारों को देखा। आज कोई दुआ नहीं थी, आज कोई गुहार नहीं थी, आज बस शुक्रिया था। शुक्रिया, प्रिया ने चुपके से कहा। शुक्रिया कि मुझे हिम्मत मिली, शुक्रिया कि मैं यहाँ हूँ, शुक्रिया कि मैं जिंदा हूँ। प्रिया ने गहरी सांस ली। वह साफ थी, हल्की थी, आज़ाद थी। उसे याद आया कि कैसे कुछ महीने पहले वह सांस लेने के लिए तरसती थी, कैसे घर में घुटन होती थी, कैसे हर पल डर लगता था। पर अब नहीं, अब वह खुलकर सांस ले सकती थी। प्रिया को पता था कि घाव अभी भी है, दर्द अभी भी है। कभी कभी रात को बुरे सपने आते हैं, कभी कभी पुरानी यादें परेशान करती हैं, पर यह ठीक है। घाव हैं पर वे भर रहे हैं, दर्द है पर वह कम हो रहा है, यादें हैं पर अब वे उसे तोड़ नहीं सकती। प्रिया ने अपनी डायरी निकाली। आखिरी बार लिखा, आज मैं खुलकर सांस ले सकती हूँ। ये छोटी सी बात नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत है। घुटन अब मेरी पहचान नहीं है, अब मेरी पहचान है। मैं एक बची हुई औरत हूँ, मैं एक मजबूत औरत हूँ, मैं एक जिंदा औरत हूँ। मेरे पास अभी भी घाव हैं पर अब मेरे पास उम्मीद भी है। मेरे पास अभी भी दर्द है पर अब मेरे पास खुशी भी है। और सबसे बड़ी बात, अब मेरे पास अपनी सांस है, अपनी आज़ादी है। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता कल कैसा होगा, पर मुझे पता है कि अब मैं डर में नहीं जीऊँगी, अब मैं आज़ादी में जीऊँगी। यह मेरी कहानी है। यह हर उस औरत की कहानी है जो घरेलू हिंसा से गुजरी है, जो डर से गुजरी है, जो तकलीफ से गुजरी है। पर यह सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, यह ताकत की कहानी भी है, यह बचने की कहानी है, यह जीतने की कहानी है। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। अगर मुझे हिम्मत मिली तो किसी को भी मिल सकती है। बस एक कदम चाहिए, बस एक सवाल चाहिए, कब तक? और फिर बदलाव शुरू हो जाता है, फिर जिंदगी शुरू हो जाती है। मैं आज आज़ाद हूँ, मैं आज खुश हूँ, मैं आज जिंदा हूँ, और यही सबसे बड़ी बात है। प्रिया ने डायरी बंद की। उसने एक बार फिर गहरी सांस ली। यह सांस आज़ादी की सांस थी, यह सांस जिंदगी की सांस थी। प्रिया ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, चांद निकल आया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं आज़ाद हूँ। आज रात प्रिया चैन की नींद सोई, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, क्योंकि अब वह जानती थी वह अकेली नहीं है, वह कमज़ोर नहीं है, वह हारी नहीं है, वह बची है, वह जीती है, वह जिंदा है। और यही सबसे बड़ी जीत है।